जो अब हम लोगों ने पढ़ना है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। बच्चों तो देखो एफिशिएंट मार्केट्स कौन सी होती है, क्या पूछिए बाद में। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी इंपॉर्टेंस को अगर मैं बताने लगूं तो आज का पूरा लेक्चर इसी पे। हाँ तो इसकी रोट लर्निंग नहीं है क्योंकि ये लिखने के लिए नहीं आना, ये मेमोराइज करना है। क्लियर है, ये अभी तैयार हो जाए। क्लियर है, और इसके एमसीक्यूज इंशाल्लाह ताला कल कर लेंगे। अब जो कल मैं काम दूंगा वो आप लोगों ने करके आना। और जो यूके और यूएसए की जो मार्केट्स है ना, उनको समझा जाता है कि वो एफिशिएंट मार्केट्स हैं। वो कौन सी मार्केट्स हैं? वो कौन सी मार्केट्स हैं? वो कौन सी मार्केट्स हैं? वो एफिशिएंट मार्केट्स। एफिशिएंट मार्केट्स जो होती है ना, उनके अंदर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कितनी? पहली तो देखो, इसको वन का नाम दो, ये बस वन, पांचवा काट दो, ये सेकंड, नहीं ऊपर से नहीं काटना। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की ना ये डेफिनेशन है, एलोकेटिव एफिशिएंसी की ये डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट है। हाँ। बच्चों जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ना, उसके नीचे वाली जो लाइन है ना वो उसकी डेफिनेशन है। जो एलोकेटिव एफिशिएंसी है उसके नीचे वाली जो लाइन है ना वो उसकी डेफिनेशन है। ये अपना एसी क्यों दिखा रहे हो, हमें पता है वो पुराने दौर वाला एसी लगा हुआ है। क्या नहीं? ओके बच्चों, ये देखो स्पीड में आप करना ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये देखो बच्चों, सबसे पहले इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग एफिशिएंसी। जो एफिशिएंट मार्केट्स होती है ना, वो एज सून एज पॉसिबल जो नई इंफॉर्मेशन है ना, शेयर की प्राइस उसको क्या कर लेती है, विद इन नो टाइम अब्सॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? क्या कर लेती है? अब्सॉर्ब कर लेती है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन नवाज शरीफ नाअहल हुआ है, क्लियर है, 5 बजे ना केबल के ऊपर पट्टी चलना शुरू हो गई कि नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया है। मैंने जल्दी जल्दी अपने ब्रोकर को फोन किया, मैंने कहा हेलो हेलो हेलो, जल्दी करो शेयर जो है ना वो बेच दो, क्योंकि मैं नवाज शरीफ को क्या कर दिया गया नाअहल। तो ये जो सीमेंट और जो आयरन वगैरह के जो शेयर्स होते हैं ना, वो सारी किसके साथ लिंक्ड है? हाँ, इनकी फैमिली के साथ। जैसे कि सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, स्टील मिल्स वगैरह हो गई, उनके सारे शेयर्स जो है ना वो किसके साथ है? शरीफ फैमिली के साथ। क्लियर है बच्चों? ये देखो, उन्होंने कहा सर ये टीवी आपके घर में नहीं, ये सबके घर में है, शेयर की प्राइस गिर चुकी है। 5 बजे इंफॉर्मेशन आई और 5 बजे ही शेयर की प्राइस क्या हो चुकी थी? गिर चुकी थी। इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग एफिशिएंसी, कि हर नई इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट विद इन नो टाइम शेयर की प्राइस में आ जाता है। लेकिन मेरी सिस्टर ने सुबह 12 बजे शेयर बेच दिए थे। तो असल बंदा कौन होता है? कौन सी कंपनी? नहीं, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज। एक कंपनी में शेयर तो कोई भी नहीं रखता। जो रैशनल लोग हैं, सिस्टमैटिक रिस्क होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क को उन्होंने क्या किया होता है? जीरो। कैसे? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्टील मिल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सटाइल। क्लियर है? इन सब के शेयर्स क्या किए होते हैं? खरीदे होते हैं, ताकि उनका सिस्टमैटिक रिस्क क्या हो? जीरो। तो उसने अपना पूरा पोर्टफोलियो जो जो उसे लग रहा था कि इस न्यूज का जिस जिस पे इम्पैक्ट जाएगा, बेच दी। लेकिन जब 5 बजे उसी के एक कुलीग ने शेयर बेचने की कोशिश की, तो साथ ही ब्रोकर ने कहा कि सर ये पट्टी चल चुकी है, अब आप लोग कुछ भी एक्सेसिव कमा नहीं सकते। एफिशिएंट मार्केट में आप नहीं कमा सकते
जब आप न्यूज सुन के डिसीजन लेंगे। क्यों? न्यूज का इफेक्ट फौरन ही आ चुका होता है। नंबर 2 ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्या? दोबारा बच्चों, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है बाइंग और सेलिंग की। किसकी? अगर बाइंग और सेलिंग की ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही ज्यादा होना लग जाए तो लोग तो कभी ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं। अब बिटकॉइन कर देख लें आप लोग, ये देख लें, स्टॉक देख लें, कुछ पैसे बहुत मिनिमम अमाउंट होती है कुछ शेयर्स के पीछे जो आपने पे करनी होती है। किसको? ऐप को। तो आप विद इन नो टाइम बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं। क्यों? ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको नहीं पड़ रही या बहुत कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको पड़ रही है, दैट्स व्हाई। तीसरा एलोकेटिव एफिशिएंसी। कौन सी एफिशिएंसी? दोबारा ये वही वाली बात आ गई कि इन्वेस्टर्स क्या है? रैशनल, और उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है रादर देन नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में। बात समझ आई? हर एफिशिएंट मार्केट, ऊंची आवाज में, 3 फीचर्स होते हैं। पहला, हर नई इंफॉर्मेशन विद इन नो टाइम शेयर की प्राइस में अब्सॉर्ब हो जानी चाहिए। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट या तो बहुत कम है या है ही नहीं। एलोकेटिव एफिशिएंसी, इन्वेस्टर सारे के सारे रैशनल है और सब, और यही मैं बिहेवियरल फाइनेंस में पढ़ा के हटा था। ऐसा नहीं होता। कई दफा आप लोग रैशनलिज्म छोड़ देते हैं और अपनी नेचर के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। फिर वहां बबल क्रिएट होने का, नॉइज ट्रेडिंग का, हर्डिंग का, मोमेंटम इफेक्ट का क्या होता है? खतरा। बात समझ आइए आप लोगों को? पहले स्टॉक एक्सचेंज होते थे, मतलब आप ऑनलाइन स्टॉक जाते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज एप्स है ना, तो आप उस पर बाइंग और सेलिंग करते हैं। पहले तो जाना पड़ता था ना स्टॉक मार्केट, फिर उसके बाद ऐसा है। अब ऐसा है। हाँ, ओके। देयर आर नो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल। अच्छा, अभी किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, क्या मुश्किल है इंफॉर्मेशन मिलना? विद इन नो टाइम आपको इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। नंबर 3, कोई बंदा मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में इस हकदार पैसा फेंकेगा, करेंसी अप्रिशिएट, वो पैसा जाते हुए निकाल के ले जाएगा, करेंसी डेप्रिशिएट, और फिर अगली हुकूमत पे लोग इल्जाम डाल देंगे। अगली हुकूमत कुछ नहीं करती, जो भी करती है पिछली हुकूमतें करती है। जैसा कि माशाल्लाह से पीएमएलएन, यहाँ पे पीएमएलएन का बैठा तो नहीं हुआ, कौन है से तरीके से बता दे, पता लगे वो मेरे खिलाफ हो, तू पीएमएलएन का ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। पीएमएलएन वाले हमें हुकूमत भाई दी किसने तुम लोगों को? हुकूमत छीनी तुम लोगों ने। अब गले में ढोल बांधा है, इसे बजाओ, ठा ठा आवाजें आए। अगर हमें हुकूमत, तुम लोगों को इसलिए कहा था हुकूमत के हालात खराब थे, खराब रहने देते। अब आए क्यों? अब आए हैं तो जरा इन्होंने वैसे आ जाना था, अगली दफा इलेक्शन होते ना तो लोग इमरान खान के खिलाफ हो गए हुए थे। इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं रही थी चीजों में। जी जी सर जी, बिल्कुल 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 सर जी। मत्थे पे बुद्धू लिखा हुआ था ना, वो जिस तरह केस चल रहे थे, इसने ताहयात के लिए सब नाअहल करवा देने थे। और ये कर क्या रहा था? ये सिर्फ उनको ठोकने पे तो लगा हुआ था, मुल्क का तो सोच नहीं रहा था। कौन? इमरान खान। इमरान खान की सिर्फ एक ही कोशिश थी कि ये जो शरीफ फैमिली है ये ताहयात के लिए सारी नाअहल हो जाए, और उसके बाद पॉलिटिक्स में कोई था ही नहीं। इसलिए 4 साल ना इसने मुल्क लेकिन का देखो ना, सोचा, आप लोग सिर्फ भी ये उनके पीछे नहीं, पड़ा रहा। वो बात सही है, लेकिन आप लोग इकोनॉमिस्ट ही कहते हैं कि इस टाइम हम लोग जो है ना वो रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, और उस टाइम आपके ही इकोनॉमिस्ट ने आखिरी साल में जो आखिरी रिपोर्ट आई थी इमरान खान की हुकूमत में, तो उन्होंने कहा था हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। तो हम रिकवरी की तरफ क्यों जा रहे थे? अच्छा, अब आप लोगों ने उसके बहुत सारे काम ऐसे थे कि जो के होने, लोग कह रहे थे कि बेनजीर इनकम फंड बंद कर दिया गया, नाम चेंज किए गए थे, बाकी सारे फंड एज जो कि तू चल रहे थे। अब मुझे ये बताओ, एक अच्छे कंट्री के अंदर क्या नैब के केसेस नहीं खुलने चाहिए? क्या नैब को स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए? और याद बिल्कुल सर रखना, जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल होना वाकई में चाहिए। सही मानों में ये लोग बिल्कुल सर। नाअहल हो जाते ना, और अगर आपकी यस सर। हुकूमत, आपकी और अदालती निजाम जब बदल जाता, तो वहीं से एक मुल्क की शुरुआत होती है। यस सर, अब बदल गया ना सर। देखिए अब जब इसकी बारी आई है केसों की, तो व्हील चेयर पे जा रहा है जमानतें लेने। अब सब कुछ बदल गया है। क्या?
अभी तो सब कुछ बदल गया है ना, अब इसकी बारी आ रही है तो जमानत लेने के लिए व्हील चेयर पे चला जाता है कि मैं तो बीमार ही बहुत हूँ, नहीं नहीं, मैं या मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ। तो देखो सर मेरी जी बात, ये नहीं बहुत मैं बड़ा आपको बताता ड्रामा हूँ, है, ठीक है, आपको भी पता है इस चीज का, पॉलिटिक्स में ये उनसे कोई भी भी बड़ा बंदा ड्रामा है। 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो कहते नहीं, कोई बंदा अंधों में काना राजा तो होता है ना, जो वहां को शाउट देता है। आप मुझे बताओ, आजकल वहां बहुत बोल रही है पॉलिटिक्स के ऊपर, बहुत बोल रही है, आपको बोलना किसने सिखाया है? आप मुझे बताओ, ये जो भी आप लोग कह रहे हैं फलाने तोशा खाना से ये ले लिया वो ले लिया, बगैर तो तोशा खाना का किसने बताया? आप मुझे बताओ, क्या पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं वो किसी दो पहले ट्रांसपेरेंट थे, जो ट्रांसपेरेंसी अब है? अच्छा सर जी, उसने फिर हमें, उसने बता के खुद बात तोशा कौन खाना के रेट चलाता है, बढ़ा के, आइन कौन चलाता है, चेंज कौन लेके आता है, सूबाई हुकूमतों को कौन कंट्रोल कर रहा है? आर्मी का सारा वो जिसे कहते नहीं, निकाह हट गया है, जो हमारे मुहफ्फिज बने फिरते थे। हालांकि अगर देखा जाए, वो तो शुरू से मैं खा रहे हैं। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अगर आप यूके की बात करें, यूएसए की बात करें, वहां पर भी कुर्सी पे वही बैठेगा जिसको उनकी आर्मी चाहेगी। पाकिस्तान की आर्मी तो बहुत पीछे है ना, सबसे ऊपर किसकी आर्मी है? अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की। उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसकी, उनकी आर्मी का कोई? पता नहीं, कोई नाम है। वो चाहते हैं, वो चाहते हैं तो कोई बैठता है आके, वो नहीं चाहते। ओबामा को कैसे निकाला था, ऐसे। फिर वो जो बोश, पता नहीं क्या कौन था उसका, वो जो दूसरा, हाँ, ये सब ऐसे इन लोगों ने निकालते जा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर भी वही था। क्लियर है? जब तक आर्मी क्या है, नवाज शरीफ बोला उसके खिलाफ, निकाल के धांधली की, इमरान खान को ले आए। इमरान खान बोला, हटाया, पीडीएम को ले आए। तो तनवे यहाँ चाटे किसने? आर्मी ने। पहले आर्मी ने नवाज शरीफ को इस वजह से तो निकाला, नवाज शरीफ आर्मी के खिलाफ हो गया था, इसलिए डिसीजन मानना बंद कर दिए थे आर्मी के। अगर आप इनके मेजर प्रोजेक्ट्स देखें, इनके बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन इनके फजूल करप्शन इनकी सामने नजर आ रही है। आप कहते हो ना इमरान खान ने भी करप्शन की होगी, या कोई भी दूध का धुला नहीं है। क्लियर है? एक बंदा है उसकी साबित ही नहीं हो रही, और एक बंदा उसके सामने नजर आ रही है। आप जरा जाके इसकी रिपोर्ट पढ़ें, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन की, जो इन लोगों ने कहा था जर्मनी की कंपनी के पास ऑर्डर है, वो जर्मनी की कंपनी बाद में इन लोगों के अपने नाम पे निकली, तो सारा माल कहाँ से आ रहा था? सर ये बातें आपको इमरान खान ने बताई हैं? मैंने लास्ट टाइम मैंने पीटीआई को भी वोट नहीं दिया था, और ना ही मैं वोट कास्ट ही नहीं किया था लास्ट टाइम। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, इस टाइम पे पीडीएम को फॉलो करना या नून लीग को फॉलो करना स्वयं बेवकूफी है। नहीं, पीडीएम को फॉलो करना तो बेवकूफी है, उस हक में तो मैं भी नहीं हूँ। इतनी जमातें मिलके मुल्क चला ही नहीं सकती। और लेकिन लेकिन नून लीग को फॉलो लेकिन करने का भी पीछे आप कोई अगर, जवाब नहीं बचता ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग हमेशा कब तक, ये तो फिर बादशाह हो गई, अब सऊदिया चले जाए, सऊदिया कोई किसी के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। अच्छा, यूके में, एक मिनट, यूके में बोल ही नहीं सकता कोई, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यूएसए में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और यहाँ उठा के ले जाते हैं, वीगो डाला आ जाता है। आपको पता है सऊदिया में कॉल्स ट्रेस हो जाती हैं, वो लोग उठा के ले जाते हैं। अब ये जब ये वो उन्होंने किसी को कत्ल किया था, किसको कत्ल किया था, किसको? एंकर को नहीं, वो जो उनकी उसमें 2-3 साल पहले कत्ल हुआ था बादशाहत में, उनका कोई बादशाह था जिसने कत्ल किया था। तो जितने भी लोग थे, 2000 गिरफ्तारियां हुई थी सऊदिया में कोल्ड ट्रेसिस से। तो तब सब लोग कह रहे थे, शुक्र है यार हम आजाद जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, जमहूरियत को तो बेच खाया है आप लोगों ने। काट देते हैं, अपने तो नहीं काटे, इसराइल के साथ नहीं। अबे बस करो, ये आधी आवाम को मुझे पता है, सऊदिया जाती है, उन लोगों को परफेक्ट समझ लेती है, ये वो आके अपने फिरके बदल लेते हो, क्या कहे वो परफेक्ट है, अब वो परफेक्शन की बातें करेंगे। चोला पहना हुआ है उन्होंने सिर्फ, जो उनका अबाई चोला है। इसराइल के साथ इसराइल को वो तस्लीम कर चुके हैं, मान गए हैं वो लोग इसराइल को कब से। हाँ, तो सर जी सिटी बन सऊदी रहा तो है वहां शापर पे। है, वो तो इंतहाई मजहबी शापर है।
मैं कहता हूँ इतना कोई कुछ भी नहीं, मक्का मदीना के अलावा सऊदिया कुछ भी नहीं, खत्म है। सर जी आप मक्का मदीना के मदीना जाके की हालात वजह देख से लें थोड़ी या है। मक्का के जाके हालात देख लें, मक्का इन सऊदिया के अंडर है, हर चीज को बिद्दत 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 बिद्दत, खुद तो तुम लोग की बिद्दत नहीं, अपना तो सब कुछ सेज रहते हैं। कैसे कब्रिस्तान को शहीद करवा के वहां पर क्या क्या कुछ इन लोगों ने किया हुआ है, ये नहीं वो नहीं। आप रोजा रसूल के सामने खड़े होकर दुआ नहीं मांग सकते, यल्ला हज्जा हज्जी करते आ जाते हैं, यहाँ आप नीचे कर लो भाई, भाई वहां से उनके दर से नहीं मांगना तो और कहाँ से मांगना है। आप लोग अपनी एग्जांपल ले लें, कितने लोग आप लोग घर में बहन भाई हो, सब पेरेंट्स की नजरों में एक तो बराबर तो नहीं हो ना। कई दफा मैंने अपनी बात मनवानी हो तो मैं अपनी सिस्टर को या भाई को कहता हूँ कि तू पापा से बात कर या मामा से बात कर, क्यों? तो अल्लाह को भी ऐसे ही है ना कि जो अल्लाह के महबूब बंदे अगर उनको उनका वसीला दिया जाए तो हमारी बात ज्यादा करीब होकर सुनेंगे। लेकिन लोग नहीं, मतलब सऊदिया तो मेरे खाते में भी नहीं आ रहा। लो अच्छा, ये खाना काबा की बात आ गई ना, इमरान खान ने उसने किया। आप मुझे यह बताओ कि क्या वो इमरान खान के भेजे हुए लोग थे? नहीं ना। जो लोग यहाँ नाराकशी करते हैं, अगर आप बरतानिया चले जाएं, बरतानिया लोगों ने मरियम सफदर को घेरा था जब, वो इमरान खान के लोग थे। अब हम लोग सऊदी उमरा करने के लिए गए, आप गए, ये गए, वो गए, जो जरा पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड था उन्होंने वो आवाजें कसना उनको शुरू कर दी। उनको उन्होंने उनको इसने अप्रेज उसके तो बहुत किया था सर जी, जब खाना काबा की बारी आई तब ये बीच में से निकल गया कि ये क्या मैंने नहीं भेजे। जो वहां पे नारे मारता है वो जो स्टूडेंट है, लड़का है वहां पे, वो जिसने पेज बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, जिसे पकड़ के इन लोगों ने फेंटा भी था, नून लीग ने वहां पे उसे कैद भी करवाई रखी है। तब इमरान खान उसे बहुत अप्रेज कर रहा था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब काबा की बारी आई तो ये बात ही फिर गया कि वो लोग तो मेरे है ही नहीं। नहीं, ये सर जी पॉलिटिक्स है, एक जहाँ पे मिनट ये जरा, सारे ये एक जो जैसे यूके हैं, में भी और जो ये यही नहीं, है जहाँ यूके पे में भी जो जिसको कुछ हो फायदा रहा नजर है, आता है वो निकाल नहीं लेता यूके है। में भी जो कुछ हो रहा है, प्रेस करना है समथिंग एल्स, प्रेस करना या उस बंदे के खिलाफ जाना। लेकिन ये तो नहीं होता कि मतलब जिसे कहते हैं कि वो उसके कारकुन होना, क्लियर है, वो अलग बात है, क्लियर है, ऑन करने की बात होती है ना, कारकुन कार ऑन होते हैं जो उनके कहने पे करते हैं। अब अवाम ऐसे उनके कहने पे तो नहीं मैं चल मैं रही। बताता मैं बताता हूँ सर जी, जिसने वो यूके वाले ने किया वो कारकुन तो नहीं था। जैसे ही इमरान खान को पता चला वो कारकुन बन गया। ये जो काबे वाले थे ये कारकुन होते, जैसे उसे पता चला वो खत्म हो गए कारकुन। इनके लिए कौन सा कोई मुश्किल काम है। नहीं मुझे प्यास लगी है, नहीं जाना। और आपके माशाल्लाह से अपनी बात का जवाब नहीं देना, नहीं, आप एक मिनट उसको छोड़ दो। अच्छा लीडर नहीं लीडर वाले के साथ यार, अच्छा अब आसिया मलूना की बात करते हैं ना, उस टाइम पे आप मुझे ये बताओ कि क्या जब एक वो कुर्सी पे बैठा हुआ था तो तब कौन चला रहा था कुर्सी सारी, उसके बाद क्या पावर उसको दी? जाना था सही बैठक में। तो फिर किसको उसी को ले आते दोबारा, नून लीग को? सर जी यार जब उसके पास पावर ही नहीं थी 1947 सर से जी, नहीं, मेरी ये बात तो सर हो जी ही नहीं मेरी बात सकता ना। सुनिए। मैं सर खाता है तो सर जी लगाता, ये तो कोई लॉजिक नहीं। सर जी उसके पास जब पावर ही नहीं थी तो वो 3.5 साल छोले लेता रहा वहां पे बैठा, वो पहले अगर साल ही उठ आप लोग जाता, ये पहले देख दिन लो ही उठ जाता। कि ज्यादा नहीं, अगर आप लोग ये देख लो कि ज्यादा रेप्यूट किसकी है, नहीं ज्यादा रेप्यूट नवाज शरीफ लोगों की तो कभी भी कोई रेप्यूट नहीं थी। अभी आपके सर ये देखिए जब भी आए हैं अपने इन्होंने 3 साल निकाले हैं जो सर मसला पता है क्या है, वो जो मरियम औरंगजेब अब ये जैसा देखिए, कहती है ना, शर्म ने ये इन लोगों इमरान को खान है। गिराया था मार्शल लगा के। तो ये सवाल है, आपने एक काम अकेडमी बनाने के लिए 22 साल काम किया, पैसा लगाया, क्या आपको रिटर्न दे रहे? क्या? इसमें 22 साल इंडस्ट्री के सब कुछ किया पावर है, क्या फिर उसमें से कुछ बदल दिखाते यार अच्छा नहीं नहीं उसको छोड़ो, हाँ ठीक है। नहीं यदि फजूल टॉपिक का वो अपने पढ़ाए ये जो सियासत है हाँ ये फजूल टोपी का ना, छोटे तेरी अम्मी की बात नहीं हो रही। ये तो समझा ले, ये बदतमीजी कर रहा है, फजूल बात कर रहा है। सलाह, माइंड योर लैंग्वेज। ओके सर, सॉरी सर जी। सर जी इमोशनल कर दिया छोटे रहमी बकवास करके, कंट्री की बात हो रही है, ये कह रहा है फजूल बात हो रही है। तो कंट्री की बात भी वो नहीं ना हो रही, जैसे कहते हैं जिसका कोई वो निकले। मदीना वाले बहुत काम देते हैं, क्या मदीना में बहुत कंटेनर पे काम देते हैं। शादी में बराबर हुआ था कंटेनर।
ओके बच्चों ये देखो पढ़ लो। सर हम फिर हम मुद्रा किस तरह से चलें सर जी, लेट्स स्टडी, फिर कभी बहस करेंगे। ओके बच्चों ये देखो सर हम आपको भी लाना था एफिशिएंट मार्केट में 3 एफिशिएंसियां होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एफिशिएंसी, जो इंफॉर्मेशन है स्टॉक प्राइस से फौरन अब्सॉर्ब कर ले, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम ना होने के बराबर, एंड द लास्ट एलोकेटिव एफिशिएंसी, सारे रैशनल है और सबने वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को होल्ड किया हुआ है। उसके बाद कोई बंदा मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सकता और इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने की कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा जब मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ ना तो 3 तरह की एफिशिएंसी आती है। क्या? एक स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट, एक सेमी स्ट्रॉन्ग और एक वीक। एफिशिएंसी भी 2 तरह की होती है, एक वीक और एक सेमी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ना असल में अभी तक पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। बात समझ आई? ओके, सबसे पहले आते हैं वीक फॉर्म एफिशिएंसी में। किसमें? अभी तो छोड़ दो, इधर देखो, अभी आप लोगों ने फंस जाना है इसमें। वीक फॉर्म एफिशिएंसी, यहां ना पास्ट का इंपैक्ट आया होता है। किसका इंपैक्ट आया होता है? ऊंची आवाज में। ये ऐसी वीक फॉर्म एफिशिएंसी है कि शेयर की प्राइस में सिर्फ किसका इंपैक्ट आया होता है? पास्ट का। करंट का इंपैक्ट अभी आया नहीं होता। किसका इंपैक्ट नहीं आया होता? ओके, जैसा कि ये देखो, अगर आप कल का न्यूज़पेपर देख के आज शेयर को बाय और सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ना ही लॉस से बच सकते हैं। लेकिन ऐसी मार्केट्स में अगर आप पट्टी चल रही है और अगर आप ब्रोकर को फोन करेंगे ना तो ब्रोकर कहेगा सर मैंने शेयर बेच दिए, अभी शेयर की प्राइस गिरी नहीं होगी, थोड़ी देर बाद गिरेगी। ऐसी मार्केट्स को क्या बोलते हैं? वीक फॉर्म एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? कौन सी? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या? इंफॉर्मेशन स्लो मूव होती है जी, इसमें सिर्फ वीक का इंपैक्ट आया होता है, करंट का इंपैक्ट नहीं आया होता। सेमी स्ट्रॉन्ग, इसमें पास्ट का इंपैक्ट भी आ गया और करंट का इंपैक्ट भी आ गया। जैसा कि ये जो पट्टी वाली एग्जांपल है, ऐसी मार्केट में आप पट्टी देखकर भी फैसला करेंगे तो इंपैक्ट आ चुका होगा। सर व्हाट अबाउट स्ट्रॉन्ग फॉर्म? इनसाइडर देखते नहीं बच्चों, ये यहां से यही तो बच्चों को बातें समझ नहीं आती। वीक फॉर्म, ऐसी मार्केट जिसमें करंट का इंपैक्ट नहीं आया, सिर्फ पास का है। यहां पट्टी चल रही होगी, आप ब्रोकर को फोन करेंगे, ब्रोकर कहेगा सर बेच दिए और आप लॉस से बच जाएंगे। सेमी स्ट्रॉन्ग में करंट का भी आ चुका है, पास का भी आ चुका है, ना तो कल के न्यूज़पेपर को देख के डिसीजन ले सकते हैं और ना जो पट्टी चल रही है। अब क्या करें सर? ये है सेमी स्ट्रॉन्ग। सर व्हाट इज स्ट्रॉन्ग? इनसाइडर इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट भी आ चुका होता है। किसका? दोबारा, इसीलिए तो इनसाइडर क्या है? करंट का भी आ गया, पास का भी आ गया, इनसाइडर का भी आ गया। पर इनसाइडर डीलिंग एक क्राइम है। इनसाइडर डीलिंग इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। इनसाइडर डीलिंग इज अ क्राइम। जैसा कि मेरा भाई है, वो पीएसओ में काम करता है, वैसे करता नहीं, पीएसओ में लेट्स सपोज वो काम करता है, क्लियर है? उसने मुझे कहा कि पीएसओ यूके के सारे पंप्स को भी एक्वायर करने वाली है। अब ये इंटरनल इंफॉर्मेशन थी, मैंने सुन के रिएक्ट कर दिया, है ना? कोई फायदा नहीं होगा। असल में मेरा भाई ने मुझे इनसाइडर इंफॉर्मेशन दी, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट में इनसाइडर का इंपैक्ट भी आ चुका होगा। ये ऐसी मार्केट्स हैं, क्योंकि इनसाइडर डीलिंग तो एक क्या है? क्राइम। तो ऐसी मार्केट कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर होता क्या होता है? हाँ जी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही सारी प्राइसेस क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। आगे आ जाते हैं बच्चों। अब यहाँ आते हैं 3 तरह के एनालिस्ट। कितनी तरह के एनालिस्ट? पहला टेक्निकल एनालिस्ट। क्या? जरा बंद कर दो। अब जो ये बताएगा ना उसको मैं कुछ खिलाऊंगा। जरा बुक्स बंद कर दो, आंसर देना है। बंद कर दो। सिर्फ पहले सवाल पे है, हर सवाल पे नहीं, 3 सवाल पूछने। एक होते हैं टेक्निकल एनालिस्ट। टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं? पास्ट को देखते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। जैसा कि पिछले साल सितंबर में शेयर की प्राइस ऊपर गई थी,
ये लोग जुलाई में कहना शुरू हो जाएंगे प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं। बात समझ आई? इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिस्ट। ये कौन से एनालिस्ट है? ये कौन से एनालिस्ट है? टेक्निकल एनालिस्ट। तुम बताओ टेक्निकल एनालिस्ट कौन सी मार्केट में चल सकते हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग या सेमी स्ट्रॉन्ग? किस मार्केट में इनका काम है? किसमें? वीक में। तो बताओ। तलहा याकूब, असफर, वीक में सर जी, क्या वीक में। वीक में? और बाकी कोई है यहाँ पे वीक में? सर जी बच्चों, ये जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने कहा है वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, ये तीनों ही गलत है। टेक्निकल एनालिस्ट एक ऐसा थका हुआ एनालिस्ट है तो तीनों टाइप की मार्केट में चल ही नहीं सकता। वो कोई इनएफिशिएंट मार्केट होगी वहां पर वो चल सकता है, क्योंकि पास का इफेक्ट वीक में भी आ चुका है, करंट में सेमी स्ट्रॉन्ग में भी आ चुका है और स्ट्रॉन्ग में भी आ चुका है। तो पास देख के यहाँ पर आप डिसीजन लेंगे तो ना आप लॉस से बच सकते हैं और ना प्रॉफिट कमाएंगे। अब बात समझ आई? नेक्स्ट, फंडामेंटल एनालिस्ट। ये करंट सिचुएशन पे चलने वाली टेक्निकल बातों को देख के डिसीजन लेते हैं। तो ये कौन सी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं? फंडामेंटल एनालिस्ट ये करंट की बातों को देख के फिर डिसीजन लेते हैं। सेमी, ओके। तलहा तुम, ठीक है, समझा गई आप लोगों को। तलहा यस सर, बताओ। सेमी में सर जी, सेमी स्ट्रॉन्ग में, क्या? सेमी स्ट्रॉन्ग में। जी बच्चों, तो अब आप लोगों को समझ आ गई है या आप लोगों को लग रहा है नहीं है समझ आप लोगों को? ये वीक फॉर्म एफिशिएंसी में होते हैं जी। तो वीक में अभी तक करंट का इम्पैक्ट नहीं आया, तो ये करंट को देख के आपको डिसीजन देंगे तो वो डिसीजन सही होगा। सेमी में तो आ चुका है। अब इनसाइडर की बात कर लो। इनसाइडर बंदा अगर आपको वीक फॉर्म एफिशिएंसी में इंफॉर्मेशन दे तो आपको फायदा हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सेमी स्ट्रॉन्ग में भी दे तभी आपको फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दे फिर आपको ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो इनसाइडर वीक और सेमी स्ट्रॉन्ग दोनों में चल सकते हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट वीक में चलेगा और टेक्निकल एनालिस्ट किसी में भी नहीं चलते, वो इनएफिशिएंट मार्केट्स में चलते हैं। एंड एक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में कोई भी नहीं चल सकता। सॉरी मंसूर, रिकॉर्डिंग से ले लेना। बात आपको समझ आ गई? क्लियर है बच्चों? तो एफिशिएंसी तीन तरह की होती है। वीक फॉर्म, पास का इम्पैक्ट शेयर की प्राइस ने अब्सॉर्ब कर लिया है। अब एक ऐसा बंदा जो पास को देख के आपको कहेगा भाई पास का इम्पैक्ट तो आ चुका है, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। सेमी स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा बंदा जो करंट और पास दोनों का इम्पैक्ट आ चुका होता है। तो फंडामेंटल एनालिस्ट इसमें काम नहीं करते और ना ही इसमें कौन काम करता है? टेक्निकल। क्लियर है? लेकिन फंडामेंटल एनालिस्ट उसमें काम करते हैं, किसमें? वीक फॉर्म में। क्लियर है? इनसाइडर, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इनसाइडर का इम्पैक्ट आ चुका है। स्ट्रॉन्ग और सेमी स्ट्रॉन्ग और वीक में नहीं आया, तो वहां पर इनसाइडर जो है ना वो काम करेगा। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ कि आपको समझ आई टाइप ऑफ एफिशिएंसी इसकी कि नहीं समझ आई? आगे जी असफन बताओ क्वेश्चन अपना। सर ये मेरा क्वेश्चन है कि आपको पता है इस वक्त ये जो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो न्यूज आती है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में अमेरिका ने रशिया के साथ या जर्मनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो इससे यूएस डॉलर है उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट देखी जाएगी क्योंकि उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की है फ्यूचर के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है। और सर ये न्यूज को हम फंडामेंटल न्यूज बोलते हैं। तो सर इस न्यूज की वजह से जो करंट इस टाइम प्राइस चल रही है वो तो फ्लक्चुएट होगी सर, तो उस वजह से ये सेमी स्ट्रॉन्ग में फोन नहीं करेगा सर? मुझे समझ ही नहीं आई तुम्हारी बात। अच्छा सर मैं दोबारा बताता हूँ।
सर जो यूएस से है, मतलब अमेरिका, उसने कोई अभी न्यूज दी है कि वो फर्दर जो है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करने लगा किसी दूसरी कंट्री के साथ। हाँ, न्यूज दे दी तो जी ये सर। सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। सर मैं भी इसीलिए तो आपको कहा है कि ये जो फंडामेंटल न्यूज है तो ये सेमी स्ट्रॉन्ग में आती है, तो आपने कहा कि सेमी स्ट्रॉन्ग में नहीं आती। नहीं ना, फंडामेंटल एनालिस्ट वो होते हैं जो करंट को देख के वो देते हैं, लेकिन करंट को देख के कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी शेयर की प्राइस में तो उसका इम्पैक्ट आ चुका है। जी सर। हाँ, तो फंडामेंटल अच्छा अच्छा। एनालिस्ट, हाँ, इनसाइडर चल सकता है ऐसी मार्केट में। तुम्हें लॉन्च होने से पहले अगर कोई बंदा तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे देता जी तो सर। तुम्हारी वैल्यू ऊपर चली जानी थी। सर अब मैं ना इससे सर थोड़ा सा आसान कर लेते हैं सर। आपको पता है मार्केट जो है वो फॉर एग्जाम्पल कह लें 5 बजे बंद होती है फॉरेक्स मार्केट। अगर ये न्यूज 5 बजे की मार्केट के बंद होने से बाद में आई है न्यूज जो कि नेक्स्ट डे की मार्केट को फ्लक्चुएट करेगी, तो सर फिर जो ये जो न्यूज है फंडामेंटल न्यूज, ये तो फिर सेमी स्ट्रॉन्ग में आएगी ना डायरेक्ट। बेटा, मार्केट के ताले खुलने और बंद होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिस दिन अगले दिन मैं सिर्फ मार्केट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगले दिन मार्केट खुले, आवाज ना आए, जिस दिन अगले दिन मार्केट खुलेगी ना, तो अगर तो मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग हुई तो जो जी इंफॉर्मेशन सर। आ गई है उसका इम्पैक्ट आ गया है। ठीक है सर। सैटरडे संडे आपको पता है ये मार्केट क्लोज होती है, नहीं मतलब नहीं, करेंसीज फ्लक्चुएट नहीं करती। ऑटोमेटिकली आ जाता है इम्पैक्ट। जब अगले दिन मार्केट ओपन होती है तो शेयर की प्राइस ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फॉर्म या है खुल गिर चुकी सर। होती। ये जो फॉरेक्स है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। हाँ मैं भी तला यही सर को कह रहा हूँ कि जब वो जो न्यूज आती है ना, वो फंडामेंटल न्यूज जो है वो डायरेक्टली फ्लक्चुएट कर देती है करेंसीज को। अभी न्यूज अभी आई है और करेंसीज फ्लक्चुएट हो गई हैं, लेकिन उस न्यूज के आने के बाद करेंसीज ने सर जी आगे भी तो फ्लक्चुएट होते रहना ना, हाँ हाँ, मूवमेंट उसकी करेंसी होती रहेगी। तो सर ये फंडामेंटल न्यूज फिर इसको तो होना चाहिए सेमी स्ट्रॉन्ग के अंदर। बेटा, फंडामेंटल एनालिस्ट और चीज है, और ये जो न्यूज वाला चक्कर है ये और चीज है। न्यूज और चीज है। अब सही है। अब सही है। मतलब वो फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस जो हम एनालिस्ट, करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट एज इट इज नहीं होता। ठीक है। आगे चले। शेख साहब, इधर हमें भी देख लें। एफिशिएंट मार्केट, अब आपको पता लग गया। उस दिन कहा हाफिज को चिल मच रही थी, सर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ईएमएच नहीं करवाया, ईएमएच नहीं करवाया। अब ईएमएच समझ आ गया। डू यू लाइक ईएमएच? थ्री टाइप ऑफ एफिशिएंसी। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एफिशिएंसी, हर नई प्राइस शेयर अब्सॉर्ब कर लेता है विद इन नो टाइम। हर नई इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट शेयर की प्राइस में विद इन नो टाइम आ जाता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट या निग्लिजिबल एंड एलोकेटिव, सारे रैशनल बैठे हुए हैं। एंड प्रॉफिटेबल मार्केट, और कोई बंदा मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सकता और इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने की कोई कॉस्ट नहीं। बात समझ आ जाएगी? ओके। वीक फॉर्म एफिशिएंसी, पास का इम्पैक्ट आया है, पास आवाज है, पास का इम्पैक्ट आ चुका है, तो टेक्निकल एनालिस्ट तुम तो निकलो। तुम्हारी इंफॉर्मेशन और तुम्हारा नॉलेज इन एफिशिएंट मार्केट में काम करेगा, हमारी मार्केट में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वो निकल गया बेचारा, वो साइड पे जा रहा है। टेक्निकल एनालिस्ट वालों आप लोग निकल जाएं, फंडामेंटल वालों आप लोग आए। आप लोग इस मार्केट में सुटेबल हो, क्योंकि आपने करंट सिचुएशन को देख के क्या लेने हैं, डिसीजन, और करंट का इंपैक्ट अभी हमारी मार्केट में नहीं आया। और इनसाइडर मेरा भाई जिंदाबाद, वो मुझे इंफॉर्मेशन देगा और उसका इम्पैक्ट अभी शेयर की प्राइस में नहीं आया होगा, और मैं पहले ही क्या कर लूंगा, एक्ट। तो मैं तो यहाँ पैसे बचा लूंगा या लो से बच जाऊंगा, यहाँ मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। अब आगे आ जाती है सेमी स्ट्रॉन्ग। फंडामेंटल वालों आप भी छुट्टी करो, क्योंकि इसमें करंट का इम्पैक्ट भी आ चुका है और पास का इम्पैक्ट भी आ चुका है। क्लियर है बच्चों? समझ लग गई? क्लियर है? तो इनसाइडर मेरा भाई दोबारा जिंदाबाद, मेरा भाई मुझे इन्फॉर्मेशन देगा, उसका इम्पैक्ट नहीं आया होगा सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट में, और मैं पैसे कमा लूंगा। लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस है, अगले दिन मेरा भाई भी अंदर, मैं भी अंदर, हम दोनों अंदर।
एक ही जेल में नहीं, अलग अलग। एक जेल में हुए तो जेलर ने भाग जाना है, जेल छोड़ दे। बकवास ना करो। सबसे ज्यादा रिस्क इधर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होगा और फिर इधर सबसे ज्यादा रिटर्न। कुछ उसकी बात सुनने तो। हाँ सबसे ज्यादा रिस्क स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होगा और सबसे ज्यादा रिटर्न भी इधर ही होगा। भाई स्ट्रॉन्ग फॉर्म में तो रिटर्न का कोई चांस ही नहीं है ना। नहीं, मैं शेयर की मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, प्राइस की। नहीं, हर जो स्ट्रॉन्ग है ना उसमें आपको एक्ट जो है ना वो पहले करना पड़ेगा। समझ लग गई जी? बिफोर अनाउंसमेंट, बिफोर नहीं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग में नहीं। स्ट्रॉन्ग में तो वो सोचेंगे और इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ ना तो आप चालाकियों से ज्यादा कमा सकते हैं और ना ही लॉस से बच सकते हैं। तो बेटा पट्टी चलती है पहले, फिर तुम्हें पता लगता है। या शायद तुम्हारे घर फोन आता हो कि हम बढ़ाने लगे। हाँ बढ़ जाता है। हाँ हाँ। अच्छा बच्चों, स्ट्रॉन्ग तो मार्केट है ही नहीं ना। अच्छा अब पेपर में ये सवाल आ गया, अब पेपर में एकदम सवाल आ गया कि आप लोग कौन है फाइनेंस डायरेक्टर्स, कौन है आप लोग, आपका क्या रोल है स्ट्रॉन्ग मार्केट में और आपका क्या रोल है सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट। क्या अपने नाखून चबाता रहता है, मेरे भी काफी बड़े हुए हैं, ये तुमको चबा लें। हाँ मजा भी आएगा दोनों को। हाँ उसकी जहानत के इश्तार लगे तो हैं भाई, तुमने देखे नहीं? हाँ तुम भी चबाते हो, लेकिन कोई और चीज, तुम ज्यादा ज़हीन हुए उससे भी। अगले बंदे का फ्यूचर खराब कर रहे हो तुम चबा चबा के। अच्छा इधर देखो, आपका रोल क्या है? एज अ फाइनेंस डायरेक्टर आपका रोल है कि आप पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट्स करें। सर ये तो रोल हमारा तीनों मार्केट में। स्ट्रॉन्ग फॉर मार्केट में सिर्फ आपका इतना ही रोल है कि आप डिसाइड करें कि ये पॉजिटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट करना है। अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने जिस दिन डिसाइड कर लिया, शेयर की प्राइस में ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट चला जाएगा। लेकिन सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट में काम बढ़ जाता है। आपने डिसाइड भी करना है कि पॉजिटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट करना है और अनाउंसमेंट भी देनी है। तो ये लिख लो जरा यहाँ पे, सेमी स्ट्रॉन्ग में लिख लो अनाउंसमेंट and decision of positive NPV projects. So strong for markets में no announcement, just decision of positive NPV project. सिर्फ आपने डिसाइड करने हैं, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, शेयर की प्राइस में उसका इम्पैक्ट चला गया और वहां आप लोगों ने डिसाइड भी और कर लोगे। ओके है। ओके रैंडम वॉक थ्योरी पे आ जाओ बच्चों। कैट वॉक तो आप लोगों ने देखी होगी, जो हमारी मॉडल्स हमारी एक्ट्रेसेस करती हैं ना, वो कहते हैं जो शेयर की प्राइस है ना वो भी रैंडम वॉक चलती है।
हर शेयर की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, क्या, जिसको पार वैल्यू कहते हैं। शेयर की प्राइस उसके ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन उसकी जो वाक है वो हमेशा क्या होती है, रैंडम। 110% कोई भी बंदा उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो इनसाइडर हो। हर बंदा सिर्फ एस्टिमेशन दे सकता है, क्योंकि शेयर ने अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के इर्द गिर्द क्या करना है, दैट इज रैंडम वॉक थ्योरी। क्लियर है बच्चों? ये अक्सर वो मुजरों में, वो अक्सर स्टेट ड्रामे देखता रहता है ना, ये उन लोगों में ही आते हैं। चलो बच्चों, अल्लाह माफ करे। तुम क्या खड़े हो जाओ, ये कहानी देखी तुम लोग, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अंगूठा मुंह में डालो, चूसो भी। यस, मैंने वैसे अपना अंगूठा कहा था, लेकिन उसने अपना डाल दिया। अच्छा बच्चों, रैंडम वॉक थ्योरी, हर शेयर की, खड़े हो जाओ, अच्छा का मुंह में डालो, अंगूठा नहीं, रैंडम वॉक थ्योरी, हर शेयर की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, बट उसकी वॉक जो होती है वो रैंडम होती है। कोई बंदा 110% उसकी वॉक का एस्टिमेशन नहीं लगा सकता। अच्छा ये ना, ये जो है सिग्निफिकेंस ऑफ ईएमएच टू फाइनेंशियल मैनेजर्स, आप लोगों के लिए एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जितना भी अभी तक पढ़ा है, ये इतना जरूरी क्यों है, ये खुद ही पढ़ लेना अभी और इसी टाइम। मैं जरा एक कॉल कर लूं, आप लोगों ने कहीं रिडीमेबल ईयर्स, कैश फ्लोस, नहीं दूसरी नहीं, ये मार्केट वैल्यू है। तो जो आर होगा उसकी रेट पर इसको डिस्काउंट करना है, और यहाँ मार्केट वैल्यू आ जाएगी। क्या कन्वर्टेबल में होगा, क्या करो ऑप्शन रट्टा है ना, मैंने बताया था ना। एक को मिलेगी और एक या तो डिस्काउंटेड रहेगा, या और उससे दो तो कन्वर्टेबल में, कन्वर्टेबल का क्या है, रिडेम्पशन होती है ना, यहाँ डिस्काउंट रेट पे या प्रीमियम पे या पार वैल्यू पे। वो तो आखिरी साल में, जैसे 1 से 5 साल का डेट है, और यहाँ पे 5th ईयर आ जाएगा, ये भी हो गया। और फ्लोटिंग रेट, जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। नॉन ट्रेडेबल, जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। और ईयर्स 1 से 5, 5वां साल, यहाँ पे कैश फ्लोस, और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू। 5वें साल में काम होगा कि हमें रिडेम्पशन चाहिए या हमें कन्वर्जन चाहिए। याद है एक मैंने तरीका बताया था, कन्वर्जन रिडेम्पशन से पहले भी हो सकती है ना, कि नहीं हो सकती? कैसे चेक करना है? दोनों के थ्रू मार्केट वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं है, सिर्फ कैश फ्लो देख लो। क्या देख लो? जैसे वो कहते हैं आर 10%, पार वैल्यू है 100, फिर रिडीम होगा 5 साल बाद 5% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर, या आप इसको कन्वर्ट करवा लो कितने शेयर्स में, 20 शेयर्स, ठीक है, और 3 साल बाद ही फिर एक शेयर की वैल्यू। तो बच्चों आप लोगों ने देख लेना है, 5वें साल है ना, तो 5 साल 10% के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा, 10 × 5 50, और 5वें साल 105, और 50 155। यहाँ क्योंकि ये 3 साल बाद हो रही है कन्वर्जन, तो 30, सिर्फ 3 सालों का इंटरेस्ट। बाकी 20 शेयर्स है, एक शेयर की वैल्यू लेट्स सपोज 4.15, ग्रोथ है 4%, और 3 साल निकालो जरा कितनी आ रही है वैल्यू। बच्चों खुदा का वास्ता कुछ आप उस तरह थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में बताओ, ये क्या 93? घर वालों ने बेचारों ने, मैं बताता हूँ, घर वाले बेचारे देखो मासूम, यूके की डिग्री, ब्रिटिश काउंसिल,
वर्ठानिया, ओके। और बच्चे सेंट्रल लंदन कैल पे चढ़े हुए हैं, जाहिर करो 1 3 7। तो बच्चों हमें कन्वर्जन नहीं चाहिए, हमें रिडेम्पशन चाहिए। क्या चाहिए? रिडेम्पशन चाहिए। बात समझ आ गई? क्लियर है बच्चों? तो फिर यहीं पर रिडेम्पशन करने के बाद ये वाला तरीका इख्तियार करना है, वरना यही तरीका 5वें साल लगाएंगे और कन्वर्टेबल की मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। फिर वो केडी निकल आना। वैल्यूएशन ऑफ डेट भी क्या हो गई? कंप्लीट। अब बच्चों सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू रह गई है, क्या? इक्विटी। आती है या नहीं आती? आती है। के की मार्केट वैल्यू ये भी आती है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जिसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है उसी को ये आता है। हाँ, तो ये चेंज है। चेंज ये नहीं है कि मेथड चेंज है, कई दफा सवाल थोड़े मुश्किल आ जाते हैं। अब मैं वो 1-2 सवाल करवाऊंगा तो क्लास का। इधर देखो, इक्विटी की मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। 2 केस आप लोगों ने पढ़े थे। पहला था कांस्टेंट डिविडेंड, क्या? और यस, एक कांस्टेंट डिविडेंड और एक कांस्टेंट ग्रोथ। ओके, कांस्टेंट डिविडेंड कैसे? डिविडेंड डिवाइडेड बाय आर, मार्केट वैल्यू आ गई। यहाँ देखा बेटा, शेर तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू रट्टे पे चल। into 100 एग्जैक्टली। ओके बच्चों, 2 तो ये तरीके हैं। क्लियर है सर? बट अच्छा, ये जो तरीका है ना, एक और तरीका है। ये दोनों प्रैक्टिकली ना एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते? बताओ, प्रैक्टिकली क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? कोई कंपनी भी कांस्टेंट डिविडेंड नहीं देती और कोई कंपनी भी कांस्टेंट ग्रोथ के साथ डिविडेंड नहीं देती। क्लियर है? प्रैक्टिकली चीजें अलग होती हैं, वो हम कंपनीज में जाके सीखेंगे। अभी भी जो करवाने लगा वो भी प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। इधर देखो जरा, 2 एग्जांपल्स हो सकती हैं। पहला वो कहते हैं नो डिविडेंड इन सम ईयर्स, कुछ सालों में कोई डिविडेंड नहीं। देन डिविडेंड एक कांस्टेंट ग्रोथ क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। यहां डिफरेंट डिविडेंड इन सम ईयर्स, देन कांस्टेंट। क्लियर है? हो जाएगा ना? भी हो रहा हुआ तो करना तो पड़ेगा ही। ओके, मुझे ना बीबी का एमसीक्यूज दो जरा, उसमें एक एमसीक्यू है, मैं वो करवाता हूँ। मुझे तो देखो, अच्छा यहाँ ना एक बात बहुत जहन में रखने वाली, जो बच्चों को अक्सर जहन में नहीं होती। जब आपने डेट की मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी? तो ये जो आर है ना आप लोग ले रहे, ये आर सिर्फ के पी होना चाहिए, यानी कि ये आर। अच्छा, एक आपको, सॉरी केडी नहीं होता,
YTM जिसे बोलते हैं। R गिवन हो और जब आपने इक्विटी की मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है और आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिवन है और के भी गिवन है, तो आप किसके थ्रू निकालेंगे? के थ्रू। और जब यहाँ पे YTM के थ्रू निकालेंगे, R की थ्रू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि डेट की वैल्यूएशन में सिर्फ डेट का रेट आएगा, इक्विटी की वैल्यूएशन में सिर्फ इक्विटी का रेट आएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर तीनों का रेट क्या होता है? शामिल होता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप लोगों ने कभी भी नहीं लेना, उनके अलग अलग रेट लेने, समझ लगे? पेपर में दिए होंगे। तनाजे को भी ये समझ आई यस सर। है? यस सर। समझ आ गई? यस सर। ओके, आगे। R दिया होगा वो KD होगा हमारा। हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हो तो वो आप लोगों ने नहीं लेना है। अच्छा ये देखो, कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%। कितने परसेंट? ईयर 1 में कोई डिविडेंड नहीं दिया कंपनी ने, नो डिविडेंड। ईयर 2 में 0.25 कितना पर? ईयर 3 में 0.50 पर शेयर, और ये 3% ग्रोथ के साथ फॉर द फोर्सिएबल लाइफ बढ़ता जाएगा। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, इधर देखो, D नॉट 1 + G K माइनस G, बस। देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला पता कब लगेगा? ये लगेगा चौथे साल में, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। पहले साल में तो कोई डिविडेंड नहीं था, दूसरे साल 0.25, तीसरे साल 0.50, चौथे साल 0.50, 1 + 0.03, यही कितना है? 0.1 माइनस ग्रोथ कितनी? 0.03। अब ये 2 में सिर्फ सिंगल कैश फ्लो है, तो इसमें परपेचुटी वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, इसमें सिंपल क्या लगेगा? 1 + r⁻n। यहां पर भी 1 + r⁻n। अच्छा, ये कौन सी परपेचुटी है? सिंपल, डिलेड या एडवांस? जब हम ये निकालते थे ना, ये परपेचुटी थी ना, डिविडेंड बाय आर। ये कौन सी परपेचुटी थी? सिंपल। ये भी कौन सी थी? सिंपल, लेकिन सिर्फ वो बढ़ता जा रहा था। ये कौन सी परपेचुटी है? डिलेड। बिल्कुल, अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही कहा। पहला कैश फ्लो कब आ रहा है? ईयर 4 में। कब आ रहा है? कब आ रहा है? तो इसका कोई तरीका था? सर वो क्या नाम है, पिछले साल के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब इसको जरा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ना ये। मुझे पहले 0.25 की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आती है, जल्दी करो। 1 + r हाँ, की पावर -n। 2 करेगा -2 पर आगे 0.20 0. इसकी निकाल लो। इसकी निकाल लो। कितना? 7. इसको पिछले साल के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाओ। 1 + r⁻n और -n में पिछला साल कौन सा है? तीसरा। नहीं, वो तो इसकी वैल्यू है ना। 0.50 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ।
नहीं समझे? करो, तुम लोगों का समझ नहीं है? इसको 1 प्लस आर की पावर -3 यहाँ पर भी क्या लिया होगा, वो मुझे बस बताओ। 7.35 ये देखो 7.35 इंटू 1 प्लस आर की पावर -3 5.522 5.522 ये प्लस 0.375 प्लस 0.206 ऐड कर लो तो ये मार्केट वैल्यू आ जाएगी। $6.11 आंसर है। ये लो समझ लगी? डिलेड परपेचुटी लगनी है। कौन सी परपेचुटी लगनी है? डिलेड परपेचुटी। तलहा यकूब सवाल समझ आया यस सर हो गया। है? यस सर हो गया। मार्केट वैल्यू आ गई। बात समझ आई आप लोगों को? एक सवाल और करता हूँ। इधर देखो आगे, अब तुम्हें समझ आई इस बात की? इधर देखो पहले तो सिंपल ही था ना, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। तरीका वही है। ईयर 1 में ना, ईयर 2 में और ईयर 3 में कोई डिविडेंड नहीं दिया। ईयर 4 में ना 50 सेंट्स का क्या मिला? डिविडेंड। और यही जो डिविडेंड है ना ये 5% के अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा और के ही है 10%। क्लियर है? अभी तो देखो जरा, ईयर 1 में कोई डिविडेंड नहीं, ईयर 2 में, ईयर 3 में 0, ईयर 4 में डिविडेंड मिला है कितना? 0.5। बच्चे यहीं पर फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला लगेगा आगे। अब इसने बढ़ना है 0.5 1 प्लस 0.0 कितना था रेट? हाँ 5% ग्रोथ है डिवाइड बाय 0.1 माइनस 0.05। अब करना क्या है, यहाँ तो कोई मार्क की वैल्यू नहीं है, यहाँ 0.5 को मल्टीप्लाई करो 1 प्लस आर की पावर -4 से। यहाँ जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करो 1 प्लस आर की पावर -4 से, क्योंकि पिछले साल के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई। ये भी डिलेड है। हमेशा डिलेड तब होगा जब पहले सालों में डिफरेंट कैश फ्लो आ रहे होंगे और फिर एक कांस्टेंट ग्रोथ अचीव कर लेगा, या पहले सालों में कुछ भी नहीं आ रहा होगा और फिर एक कांस्टेंट ग्रोथ अचीव कर लेगा। क्या 10.5 तो मल्टीप्लाई करो इसके साथ, कैलकुलेटर दो। तलहा, असफर और बच्चों जितने भी क्लास के अंदर प्रेजेंट है, आपको समझ आया है? 7.7 7.17 आ गया। ये इसकी मार्केट वैल्यू है और इसकी मार्केट वैल्यू निकालो 0.5 की। 0.342 ऐड कर दो। 7.17 प्लस 0.342 तो ये 7.512 आ गया। कितना आ गया? 3 तक ले लो चलो। इक्विटी की समझ लगे? एक आखिरी सवाल, उसके बाद एक टॉपिक कैलकुलेशन थ्योरी वाला है, उसके बाद छोटू। ये देखो वो बस ऐसे ही आपको मेमोराइज करना है। रोट लर्निंग का इस पूरे चैप्टर में कोई भी टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर सीआर में आना ही नहीं है। और कल का काम सुन लेना। क्या है? ओटी केस आना है 10 नंबर का और 2 एमसीक्यू आने हैं। टोटल 14 नंबर का पेपर आना है। करवाऊंगा एंड में 2। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। ये देखो ईयर 1 में डिविडेंड आया, आपने दिया 50 सेंट्स। कितना? ईयर 2 में दिया 65 सेंट्स,
ईयर 3 में दिया 57 सेंट, ईयर 4 में दिया 30 सेंट्स, और आपने कहा कि अब ये 4% की ग्रोथ अचीव कर लेगा फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, ऐसे ही है। ईयर 1 $0.5, ईयर 2 $0.65, ईयर 3 $0.57, ईयर 4 0.3 और ईयर 5 0.3, और ग्रोथ आ जाएगी डिवाइडेड बाय आर 10% ये लेट्स सपोज, और ये 0.04। जल्दी से इसकी कैलकुलेशन सारे बच्चे करें। आर ये 0.1 है ना, 10%। पहले 0.5 का 1.45 $0.45 प्लस 0.65 का 5.2 ईयर 5.2 है ईयर 5 0.5 5.2, इसको मल्टीप्लाई करो पिछले साल के डिस्काउंट फैक्टर से। पिछले साल का 0.5 तलहा और असफल आप लोग इसका क्या, हाँ तो पिछले साल का डिस्काउंट फैक्टर कितना है? 0.683, 0.683 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आंसर आ गया? 3.55 बस, ठीक है। आगे 0.0 ऐसी वो तो जाननी, वो था वो तो सिर्फ वो था ना डिस्काउंट फैक्टर, उसको मल्टीप्लाई भी तो करना है ना। ये आ गया 0.205, इनको ऐड कर लो, इसको 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 और इसको, वैल्यू आ गई। और ये सवाल तो मैं कहता हूँ 5.165 एक दफा भी एग्जामिनर ने ना छोड़ा नहीं जब उसने ना निकलवाया हो। कर लोगे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेशन भी वाइंड अप, सारा कुछ वाइंड अप। कल का काम सुना आ रहा हूँ, उसके बाद एक टॉपिक कैलकुलेशन वाला है, वो आपको वो थ्योरी वाला है, वो आपको पहले ही आता है, तो सिर्फ एक दफा उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों ने ना हाँ 222 से लेके 266 तक एमसीक्यूज करके लेके आने हैं। इसकी सॉफ्ट फॉर्म मेरे पास तो नहीं, 266 तक। इसके अंदर एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, ओटी केसेस भी आ जाते हैं, और मजे की बात पता क्या है, हमने 2 दिनों में सारे ओटी केसेस के 2-2 3-3 पार्ट कर लिए। नेट एसेट वाले भी कर लिए थे, और कल पी रेशो और अर्निंग यील्ड वाले भी कर लिए थे, सिर्फ इसी चैप्टर के ये सारे। क्लियर है? हाँ, और अगर इंक्लूड हो, अगर इंक्लूड होगा भी तो पोस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड होगा, जो हमें आता है जी। सर ये आपने बीपीपी किट से बताया है या वो जो आपने लगवाई है वहां से बताया है? बीपीपी। ओके सर। सॉफ्ट कॉपी मेरे पास नहीं है, जिसके पास है वो सेंड कर दे ग्रुप में। मेरे पास है, मैं अभी कर देता हूँ। ओके थैंक यू। आगे सुनो, इधर देखो, बस 2 मिनट के लिए सुन लो, उसके बाद इधर देखो करना क्या है। हाँ अच्छा बच्चों, ये ना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की असम्पशंस हैं। क्या है ये ना थोड़ा थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पढ़ाना जरूरी है। एक तो ये पेपर में बहुत आता है कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अच्छा है या अर्निंग यील्ड मॉडल अच्छा है। दोबारा ऊंची आवाज में इधर देखो, जो डिविडेंड ग्रोथ है ना वो कैश फ्लो बेस्ड है। वो किसके बेस्ड है? ऊंची आवाज में इधर देखो,
वो कैश फ्लो बेस्ड है, और जो अर्निंग यील्ड मेथड है वो कल भी आप लोगों ने किया था, वो प्रॉफिट बेस्ड है, पैट वगैरह उसके अंदर आता है। तो बच्चों कैश फ्लो को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इस पॉइंट की बेस में कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा हुआ? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? ऊंची बात जरा ऐसे पहले पैराग्राफ को पढ़ो। ओके गाइस, नेक्स्ट बच्चों, डिविडेंड ना आपको किसी और कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, लेकिन अर्निंग यील्ड में पी रेशो किसकी चाहिए? प्रॉक्सी की। तो वो स्पेसिफिक टू कंपनी तो नहीं ना रहता, उसको आप किसी कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं फिर मार्केट वैल्यू निकलती है, लेकिन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में किसी के साथ कंपेयर करना नहीं पड़ता। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इस हिसाब से भी क्या हुआ? बेहतर हुआ। पढ़ो तुम अगला पॉइंट। हाँ बच्चों, ये रोट लर्निंग का मतलब होता है जो आपको लिखना आना चाहिए, ये आपको लिखना आना नहीं चाहिए। क्लियर है? ये सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। क्लियर है? तो पहला मेथड, हाँ लास्ट टाइम यही आया हुआ था, टीजीएम मेथड जो है ना वो कैश फ्लो बेस्ड है, और जो अर्निंग यील्ड मेथड है वो प्रॉफिट बेस्ड है। बात समझ आई? तो प्रॉफिट बेस्ड मेथड वो इतने अच्छे नहीं होते जितने डिविडेंड कैश फ्लो बेस्ड मेथड ज्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हैज बीन company where the company earning yield factor has and you that average earning yield relation of companies which are similar to target group. The median valuation is therefore likely to be more relevant to target company than the EY valuation. Since target group is likely to be different from the average company in its business area. हाँ The two valuation method relate to different valuation purpose. अच्छा, ये ना बस करो, ये जरा थोड़ा ना आप लोगों को पहले सिखाया नहीं है, बताया नहीं है टॉपिक ना। इधर देखो जरा, टॉपिक नहीं, एक बात सुन लो। शेयर होल्डर्स होते हैं दो तरह के, क्या? F7 वालों कौन कौन से? जरा बताना कौन कौन से शेयर होल्डर्स की बात हो रही। एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जिन्हें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलते हैं, और एक कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। आवाज ना आए। एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले, उन्हें माइनॉरिटी शेयर होल्डर बोला जाता है, और एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले। तरह ये कोई ये पता है ना? लेकिन बच्चों अब आप सोचें कि ये भी आपको मुझे बताना पड़ रहा है, एक मैनेजमेंट के बंदे से आप लोग कितने काम लेंगे? आप गौर से सुनो, आपके रिजल्ट अच्छा है, अब आगे सुनो जरा। होता क्या, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ना, उनकी नजर होती है किसके ऊपर? डिविडेंड के ऊपर। लेकिन जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है, जो कंट्रोलिंग है, वो तो डिसीजन लेते हैं किसका? डिविडेंड्स का। वो तो डिसीजन मेकर्स है, ओनर्स है, उनकी नजर डिविडेंड पे नहीं होती। उन्हें शेयर की प्राइस एप्रिसिएशन भी चाहिए, और उन्हें कंट्रोल प्रीमियम भी चाहिए। क्या चाहिए? तो बच्चों ये जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है ना, ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए है। कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, उनका फोकस और पिन पॉइंट क्या होता है? डिविडेंड। तो वो मार्केट वैल्यू निकाली जा सकती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की शेयर की, किसके थ्रू? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के थ्रू। लेकिन जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है, उनकी मार्केट वैल्यू हम किसके थ्रू निकालेंगे? अर्निंग यील्ड मेथड के थ्रू, क्योंकि उन्हें अर्निंग चाहिए, और अर्निंग के अंदर सिर्फ डिविडेंड नहीं आता, डिविडेंड प्लस शेयर प्राइस एप्रिसिएशन प्लस कंट्रोल प्रीमियम, उन्हें ये सब कुछ मिला के चाहिए। तो उनकी सिर्फ डिविडेंड पे नजर नहीं है। तो दोनों मेथड की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए सुइटेबल है, और दूसरा कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स के लिए सुइटेबल है। बेटा ये फाइल में 2-3 जगह लिखा हुआ है, इसीलिए नहीं लिख रहा। अब पढ़ना शुरू करो जरा ऊंची आवाज में। तन्हाई को तुम पढ़ो जरा। आवाज आ रही है सर जी? द 2 से। आवाज आ रही है सर जी? हाँ जी।
The two valuation methods relate to different valuation purposes in an acquisition context. The dividend growth model values a minority shareholding in a target company, while the earnings yield valuation gives the value from the perspective of the acquirer, providing the earnings yield used is appropriate. तो दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, बट एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए और एक कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स के लिए। अब आपको बात समझ आ गई? तो ये पेपर में अक्सर सवाल आ जाता है। ऊपर आ जाओ। पी रेशो मेथड कल हमने पढ़ा था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की थी। पढ़ना शुरू करो तलहा। पहली प्रॉब्लम, Finding a quoted company with a similar range of जो activities may अपने be जैसी कंपनी ढूंढना ही तो मुश्किल बात है। पी रेशो प्रोक्सी कंपनी ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि अक्सर कंपनीज क्या हुई होती हैं, डाइवर्सिफाइड हुई होती हैं। अपने जैसी ग्रेट कंपनी आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, a single year's PE ratio may not be a good basis if earnings are volatile or the quoted क्या आया हुआ था? पी रेशियो तो वैसे ही कम है, और इस साल की बेस पे मेरी मार्केट वैल्यू निकाल लोगे तो क्या होगी? कम। कम होगी। क्लियर है? तो एक साल की पी रेशियो आप उठा के मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो कंपनी की, इट इज अ नॉट गुड थिंग। नेक्स्ट, If earnings are volatile or the quoted company's share price is an abnormal level, due, for example, to the expectation of a takeover bid. जी, जैसा कि इस साल हम एक बिजनेस को एक्वायर करने वाले थे, तो इस साल पी रेशियो ज्यादा आएगी। नेक्स्ट, If a PE ratio trend is used, the historical data will be used to value how the unquoted company will do in the future. अच्छा, अब देखना हर चीज के अपने प्रोज और अपने कॉन्स होते हैं। अभी मैं क्या बता के हटाऊंगी, एक साल की इस्तेमाल नहीं करनी। फिर मैंने कहा बच्चों 4-5 सालों की इस्तेमाल कर लेना, हिस्टोरिक। अगला नुकसान ये निकला कि जरूरी तो नहीं है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तुमने पूरी हिस्ट्री इस्तेमाल करके मैं वैल्यू निकाल ली, लेकिन हो सकता है अगली दफा काम ही चेंज हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट, The quoted company may have a different capital कोटेड structure कंपनी का to the कैपिटल unquoted. स्ट्रक्चर अनकोटेड कंपनी से अलग होता है। कैसे? छोटी कंपनीज को, अनकोटेड को वहां से कर्जा नहीं मिलता जहां से कोटेड कंपनी। जैसा कि कोटेड कंपनी शेयर इशू, पैसा आ गया। अनकोटेड कंपनी तो शेयर इशू कर ही नहीं सकती, तो इसीलिए उनका इक्विटी का पोर्शन बहुत ही कम होता है। तो आप कैसे कंपेयर करोगे एक कोटेड और एक अनकोटेड कंपनी को? तो यहाँ पर भी ये क्या है, लिमिटेशन है। हाँ, फोरकास्टेड अर्निंग क्यों यूज करते हैं? ये 3 पॉइंट पढ़ो जो बुलेट पॉइंट्स हैं। There are good reasons to believe that earnings growth will be achieved. A reasonable estimate of growth can be made. Forecasts supplied by the target company's directors are made in good faith. अगर ग्रोथ रेट आपको आपके मैनेजमेंट पे भरोसा है और उन्होंने आपको लग रहा है कि ग्रोथ रेट उन्होंने सही दिया है, तो आप इस पे बिलीव करके भी मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। फोरकास्टेड अर्निंग ज्यादा अच्छी इस वजह से होती है क्योंकि र्यूमर से भी प्राइस बढ़ जाती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, ये अजम्पशंस है किसकी? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की। ये सारी आपने पढ़ी हुई है बच्चों। पर ये भी MCQs है। ये भी एमसीक्यूज में आनी है। एक एक दफा ना बस थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, Investors act rationally and homogeneously. क्या कहा The था? model fails to कैपर take में मैंने into पढ़ाया था कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक जैसी होमोजीनियस। असल में ऐसा नहीं होता, सारे इन्वेस्टर्स एक जैसा रिएक्ट नहीं करते। कुछ नॉइज ट्रेडर्स होते हैं, क्लियर है, कुछ मोमेंटम इफेक्ट में बिलीव करते हैं, उनके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली तो ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट, the estimates of future dividends and prices used and also the cost of capital are reasonable. बस Also with बस फ्यूचर में डिविडेंड यहाँ पे शेयर की प्राइस यहाँ तक जाएगी, डिविडेंड ये होगा, ग्रोथ रेट ये होगा, ये एक एस्टिमेट है। और एस्टिमेट हमेशा क्या होती है? लिमिटेशन होती है। नेक्स्ट, गलत नहीं, लिमिटेशन। नेक्स्ट, directors use dividends to signal the strength of company's position. हाँ जी, तो जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती क्या उनकी मार्केट वैल्यू जीरो हो जाती है? नो, तो ये भी लिमिटेशन है, ये उस दिन से बता रहा हूँ। नेक्स्ट, Dividends either show no growth or constant growth. कांस्टेंट ग्रोथ, क्लियर है, कांस्टेंट ग्रोथ या कांस्टेंट डिविडेंड। और हम लोग ग्रोथ निकालते कैसे? बी इंटू आर ई, वो भी क्या है? assumptions है, तो ये भी Assumption. लिमिटेशन है। नेक्स्ट, Other market influences on share prices are ignored. आगे,
The company's earnings will increase sufficiently to maintain dividend growth levels. हाँ बच्चों बात अच्छा, हमने बाकी फैक्टर्स को तो कंसीडर किया ही नहीं, शेयर की प्राइस पर बाकी फैक्टर्स भी तो असरअंदाज होते हैं ना, हम तो सिर्फ डिविडेंड 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 ग्रोथ 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 करी जा रहे हैं। नेक्स्ट, द कंपनीज अर्निंग विल इंक्रीज। हाँ आप क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट ग्रोथ है ना, किसी साल तो ग्रोथ नहीं भी होती, कोविड आया अर्निंग्स नहीं थी तो डिविडेंड दिया ही नहीं, तो उस सीन में फिर क्या होगा, इसका मतलब है कंपनी की अर्निंग उतना होना चाहिए कि आप डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकें। नेक्स्ट, The discount rate used always exceeds the dividend growth rate. हमेशा, ये मैंने उस दिन बात बताई थी ना कि हमेशा ग्रोथ रेट से क्या होना चाहिए, ज्यादा, और अब तक के सारे सालों में ऐसा ही था, ये भी क्या एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट, The dividend growth model also assumes that the cost of equity is constant. बस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट है ना, ऐसे ही है। और कैपम को जरा पढ़ के देखो, कैपम क्या कह रहा था, लेवल ऑफ गियरिंग बड़ी, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा तो उन्होंने ज्यादा पैसे मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा, तो के भी ज्यादा हो जाएगी, तो के कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। ये काट दो, पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है वो काट दो, जो वैसे लिमिटेशंस लिखी हुई हैं वो आप लोगों ने याद करनी है, ये वही सारा कुछ लिखा हुआ है। और इसमें जो तुम कह रहे थे लिख दो, ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है सारा, पढ़ लेना। और बच्चों मैंने आप लोगों को कुछ मैसेजेस किए हैं जिनकी फीसें नहीं आई, क्लियर है, तो कल की क्लास के बाद वो बच्चे क्लास में नहीं आएंगे, कल लास्ट डेट है फीसें का। फीसें अब खुद ही हिसाब लगा लो कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ लें, इतना फीस का डिले कहीं पे भी नहीं होता, पेपर होने में सिर्फ और सिर्फ 20 दिन रह गए। अल्लाह हाफिज। कल के बाद ना तो इन्होंने ऑनलाइन बिठाना है और ना ही फिजिकल। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी फीस आ गई है।